सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज रह गई थी, बिहार जुडिशरी का पेपर है ये। बिहार 31वीं बिहार जुडिशरी का पेपर जो सिविल जज का पेपर हुआ है आपका 6 दिसंबर को, उसकी ये आंसर की है। आपको ये आंसर की लॉ के पेपर की आंसर की है। जो लोगों ने जीएस का पार्ट नहीं देखा है वो मैंने दो वीडियोस में बना के अपलोड किया हुआ है। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बिहार सिविल जज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जाके देख सकते हैं। वो दोनों पेपर आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। एज आई प्रॉमिस कि आपको थोड़ी ही देर में, जब तक आप ये आंसर की मैच करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको 81 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगी आपको। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। बहुत जल्दी से शुरू करेंगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइएगा। ये सेट नंबर 3 है, सेट नंबर सी है। राइट, सेट नंबर सी है। तो आप जल्दी से ये लेके बैठ जाइए पेपर, और आपको जो भी आंसर आपके राइट हैं उनको आप एक बार टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के साथ शुरू करते हैं। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों का वर्गीकरण किसके अधीन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा 330 सीआरपीसी की धारा 320 के तहत कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का वर्गीकरण किया गया है। आप भले ही देख सकते हैं सारणी 1 सारणी 2 में ये बात लिखी रखी है। क्वेश्चन नंबर 82 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक कबूलनामा कौन दर्ज कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन / न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अपराधों जिनके लिए सजा है मृत्यु का आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास की सजा है के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान नजरबंदी की कुल अवधि के लिए क्या सीमा है? तो यह सीमा है 60 दिन, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 83 का सही आंसर है आपका सी 60। 84 है, यदि पति ने धारा 125 के तहत परित्याग के आधार पर पत्नी के खिलाफ तलाक का फरमान प्राप्त किया है तो ऑप्शन नंबर ए पति के खिलाफ रखरखाव का दावा करने के लिए पत्नी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 85 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा डाली गई बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित कौन सी धारा है? तो यह धारा है 53 का ए। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो पक्ष का भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका इन दोनों में आंसर थोड़ा कंट्राडिक्ट है और मेरे हिसाब से 86 का राइट आंसर दोनों ही होने चाहिए, ए और सी। माफ कीजिए, स्वयं पक्षकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी इन दोनों में कंफ्यूजन है क्या है, तब जब रियल आंसर की आएगी तो आप तब देख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। एक मध्यस्थ पुरस्कार को खारिज प्रदान करने के लिए पार्टी द्वारा उसकी प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर आवेदन किया जाना चाहिए? तो इसका 87 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 90 दिन के अंतर्गत कर देना चाहिए। 88 सुलहकर्ता की नियुक्ति का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? 88। तो इसका आंसर मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, इस पे स्टार लगा लीजिए। जिनको आंसर पता है वो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। हालांकि मुझे 50-50 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आंसर इसका। 89 प्रांतीय छोटे कारण न्यायालय अधिनियम 1887 लागू है। कब से लागू है इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को खुद देखने पड़ेंगे, 89 एंड 90। ये तीनों क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। 91 से शुरू करते हैं, इनके आंसर आपको मिलते हैं तो मुझे भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर को की गई थी पहली बैठक, ठीक है। दूसरी बैठक की गई 10 दिसंबर को। अगली दूसरी बैठक 11 दिसंबर को की गई थी, 2 दिन बाद ही 18 क्वेश्चन नंबर 93, संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था? तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी को ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था बनके, और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना था और आंसर उस पर सही टिक लगाना था। 94, मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया है? नो डाउट किसके संविधान से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 94 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान में डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो कई दफा आपको होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का ही मूल उद्देश्य डीपीएसपी को जोड़ना था। 96, क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? कौन सी समिति की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42 में संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा की और कौन सेवा कर रहा था? तो यह है कौन सेवा कर रहे थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 12वें राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 99, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 100, उप प्रधानमंत्री का पद है गैर संवैधानिक, उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, गैर संवैधानिक पद होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद सूट से संबंधित होता है? तो भाग 12 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। भाग 12 में ये चीज लिखी हुई है। 101 का 100%, 12 आंसर भाग 12 सही है। 102 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण के बारे में बात करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 243 का जेड एम में लोक लेखा परीक्षण के बारे में बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किसको परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 297 किससे परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध आगम आदि की गणना को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 104, निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और शाश्वत और अटल है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मेरे को लगता है 90% मिर्वा मिल्स मामले में हिदायतुल्लाह जो है जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने मिर्वा मिल्स मामले में ये बात कही थी। तो आप भी अपना रीचेक कर लीजिएगा दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 105 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? तो ये जस्टिस सीकरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, कानून का समान संरक्षण की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित है कहाँ से अपनी जड़ पाती है? तो कहाँ से जड़ पाती है अपनी? ये नो डाउट अमेरिका के संविधान से पाता है। 107 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर कानूनी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए समानता खंड लागू नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर अब मेरे को थोड़ा सा डाउट है, 75% मुझे लगता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, एकता शक्ति फाउंडेशन बनाम एनसीटी नई दिल्ली। राइट, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 108 की। 108, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर है
51 सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 109 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियों को के नाम से या किसके नाम से जाना जाता है? तो वह है श्री राष्ट्रपति जी के नाम से जाना जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की ये पढ़ेंगे 77 सेक्शन आर्टिकल, तो उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। 110 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है? तो देखिए 99 वाला संशोधन जो है, जो 124 से रिलेटेड है, आर्टिकल 124 से रिलेटेड है, उसको असंवैधानिक घोषित किया 99 वाले संशोधन को। जब हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे इन चीजों के बारे में। फिलहाल तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने निशान लगा लीजिए कि कौन सा उत्तर सही है, और जब भी मेरिट लगेगी, मेरिट के भी बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और विचार करेंगे, क्योंककि कई हद तक बच्चे बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ का पार्ट है ना काफी टफ आया है। जो फर्स्ट पार्ट हमने कराया है ना 1 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन है काफी हद तक कठिन है। टफ तो नहीं कहूंगी लेकिन कठिन है। अगर कॉमन सामान्य बुद्धि वाला जिसने 6 से 7 महीने अच्छे से पढ़ाई की है वो आराम से क्वेश्चन पेपर निकाल सकता था। अगली बात करते हैं, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठना है? तो वह है 5 न्यायाधीशों की बेंच। क्वेश्चन नंबर 112 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करेगा? किसे रिपोर्ट जमा करेगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से किसके पास अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की अनन्य शक्ति है? तो यह है संसद के पास में प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। 114 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ की भाषा है? केवल हिंदी, ना कि अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 4 डी सही है इसका। 115 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बचाता है? कौन सा आर्टिकल 395, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 116 भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर मुझे 2 सेक्शन जो है डाउट था। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। तो न्यायमूर्ति AM अहमदी, माफ कीजिएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल पता है, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। तो ये आप भूल जाइए, ये मैंने क्या लिख दिया, पहले कंफ्यूजन था लेकिन ये गूगल से पूछ लिया, आप भी पूछ लीजिएगा। तो वेंकट चलैया यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 117 निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायिक उपाय के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सर्टियोरारी। इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्प्रेक्षण की रिट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 118 अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 119 119 वित्त आयोग में शामिल है, क्या शामिल है? एक सदस्य और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो जो बच्चे कंफ्यूज थे कि 5 सदस्य हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य नहीं है, एक अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य हैं। 120 यूपीएससी की संरचना को संविधान में रखा गया है, संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान में रखा गया है। 121 क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका 340, ऑप्शन नंबर ए पिछड़े वर्ग आयोग से। किससे? पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होगा? तो ये आंसर है आपका 236 का सब क्लॉज ए। तो आंसर है 236 का सब क्लॉज ए, आप पढ़ेंगे तो इसमें आंसर आपको 235 का सब क्लॉज ए, माफ कीजिएगा 235 का सब क्लॉज ए, ठीक है।
आई थिंक इसमें दोनों में कंफ्यूजन था मुझे, 235 या 236, आप रीड कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। मुख्यतः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? वो सलाह होती है राज्यपाल की। तो 123 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 124 किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सुव्यवस्थित ढंग से निरूपित किया गया, किसने किया? डाइसी ने, प्रोफेसर डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 126, विधि का शासन से तात्पर्य है, विधि के शासन से तात्पर्य है संसद की सर्वोच्चता, ये सही है। और आपका ये गलत है, आई थिंक विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता, तो ये गलत आंसर मेरे से टिक हो गया है, माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 और 3 राइट आंसर है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 127, सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए मैंने दो सुमेलित किए हुए हैं और आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा बी है या ए है, क्योंकि मुझे बी लग रहा है तो मेरा बी लग रहा है, आपको 90% मुझे बी लग रहा है, आपको अगर 10% ए लग रहा है तो ऑथेंटिक जो आंसर किया उसे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 128 का बी पॉइंट, जो बी बात है, यह अधिनियम या संविधि द्वारा प्राधिकृत है तो प्रत्यायोजित विधान का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। जो अधिनियम में लिखा होता है कि यह जो लॉ है या जो एक्ट है वो भूतलक्षी प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा, इसी में लिखा होगा, वही बात है, तो यही बात सही है। 128 का ऑप्शन नंबर बी। 129, अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ, इसका औचित्य किस पर आधारित है? तो यह किस पर आधारित है? ये मुझे 50-50 लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ए के, लोक नीति और पर्यवेक्षण की असफलता। तो ये दोनों ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, इस पे स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि ये हमें देखना है। और जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो के ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में चैनल में अगर आप हमसे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसमें 20 रुपीज़ पे करेंगे जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और 1-to-1 कॉन्टैक्ट करने का भी मौका मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन 130, स्टार लगा लीजिए, समझ नहीं आया कौन सा इसका राइट आंसर है। वेड और केसी डेविस के दोनों में से ही कोई एक आंसर सही है, तो स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। 131, यहाँ से हिंदू लॉ और मोमडन लॉ शुरू हो जाता है, 10 क्वेश्चन हिंदू के, 10 क्वेश्चन मोमडन के हैं। तो दाएं भाग के प्रवर्तक या लेखक कौन है? सबको पता है, जीवुंत वाहन। 132, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में एक हिंदू विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो धारा है 11, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका राइट आंसर। 133, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की 16 धर्मजता, धारा 16 धर्मजता प्रदान नहीं करती उनको जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं बिना विवाह के। क्या है? बिना विवाह के जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, वो धारा 16 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 134, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ी के अभाव में पूरी होनी चाहिए। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 135, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के पश्चात में ताक्षरा हिंदू सहदायिकी में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? पुत्रवधू, डी इसका राइट आंसर है। ये 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो आप एक बार देख लेते हैं इसको, 2005 का अमेंडमेंट। 136, एक हिंदू पुरुष अपने पीछे एक दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्र का भी एक नैसर्गिक पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री छोड़कर मरता है, उसकी स्वअर्जित संपत्ति किसको मिलेगी? तो ये तीनों में बराबर बराबर बटेगी। दत्तक पुरुष हैं, यहाँ पे दत्तक के ही बच्चे हैं, दत्तक लिए हुए बच्चे हैं।
अगला क्वेश्चन 137, एक हिंदू नारी अपने पीछे एक सौतेला पुत्र, एक विवाहित पुत्री और एक धर्मज पुत्र छोड़कर मरती है, उसकी संपत्ति किसे मिलेगी? उसकी संपत्ति मिलेगी उसकी पुत्री और एक धर्मज पुत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 138, हिंदू सहदायकी संपत्ति के विभाजन पर अंश पाने का अधिकारी व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? एक अधर्मज पुत्र नहीं है। कौन नहीं है? एक अधर्मज पुत्र नहीं है। सहदायकी ज्वाइंट संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। 139, स्त्री धन में सम्मिलित नहीं है। स्त्री धन में सम्मिलित नहीं है, उसको उत्तराधिकार में मिली संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 140, एक हिंदू मूर्ति की वैधानिक स्थिति है। एक हिंदू मूर्ति की वैधानिक स्थितियां देखिए, अकॉर्डिंग टू मेरे को लग रहा है एक वयस्क पुरुष, यानी कि एक वयस्क पुरुष या तो होना चाहिए लीगल पर्सन। तो 140 का ए, लेकिन 50-50 आपका जो आंसर सही आएगा उसको सही मानिएगा। जो आप लगा के आए हैं, नहीं लगा के आए तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 141, मुस्लिम विधि के स्रोत में सर्वोत्तम है तो कुरान है। मुस्लिम विधि के स्रोतों में क्या माना गया है? कुरान को सर्वोत्तम माना गया है। सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है। किसकी मान्यता नहीं देती है? वातिल शून्य विवाह को। वातिल शून्य विवाह को मान्यता नहीं देती है, सुन्नी विवाह। 143, बिना महर के एक मुस्लिम विवाह है। बिना महर के एक मुस्लिम विवाह है, शून्य है। ठीक है, शून्य। बिना महर के विवाह, मुस्लिम विवाह शून्य है। 144, अजन्मे बच्चे के पक्ष में लिया गया हिबा है। क्या है हिबा? एक अजन्मे बच्चे के पक्ष में हिबा यानी गिफ्ट किया गया है, तो क्या होगा? शून्य होगा। बच्चा जन्मा ही नहीं है, उसमें दान, उसको दान। ठीक है। 145, एक गर्भस्थ बच्चे को वसीयत की जा सकती है बशर्ते उसका वसीयत करने के 9 महीने के भीतर उसका जन्म हो जाता है या आ जाता है। ठीक है। 146, एक वक्फ का सर्जन नहीं किया जा सकता गिरजाघर के निर्माण हेतु। वक्फ का सर्जन नहीं किया जा सकता गिरजाघर के निर्माण हेतु। 147, अभिस्वीकार करने वाले एक अभिस्वीकृत किए बच्चे के मध्य आयु का अंतर होना कम से कम 12.5 वर्ष का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 149, एक अवयस्क पत्नी की हिजानत यानी अभिरक्षा किसके पास रहेगी? अवयस्क पत्नी की अभिरक्षा उसके पति के पास रहेगी। अगला क्वेश्चन है 149, एक अधर्मज सिया मुसलमान निर्वसित मर जाता है, उसकी संपत्ति किसे मिलेगी? उसके पिता को मिलेगी। किसे मिलेगी? उसके पिता को मिलेगी। 150, 4 पूर्व पत्नियों के होते हुए भी एक सिया मुसलमान ने 5वीं शादी कर ली, वह 5वां विवाह क्या होगा? वह 5वां विवाह शून्य माना जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के क्वेश्चन अधिकतरों के सही गए होंगे, तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कीजिए और चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को एमपी जुडिशरी की और आरजेएस यानी राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ इसी चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में जो है आपके मेंस जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसका भी आंसर आप देंगे और आपका आंसर लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे ही दूंगी। और आपको पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के लिए कुछ ना कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो अलग से पेड ग्रुप होगा ओनली फॉर मेंस बिहार जुडिशरी के लिए। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।